मैंने एग्ज़ाम दिया, CPMT दिया, बहुत बुरे नंबर आए और मुझको एक ही सब्जेक्ट आता था केमिस्ट्री और सबसे कम उसी में नंबर थे। मुझको ये भी सिखा दिया गया कि साइंस बेचने के लिए डिस्पोजिशन मैटर। कौन होते हैं साइंटिस्ट? ठीक है, साइंटिस्ट होता है जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, बाल बिखरे हो, थोड़ी चाय या खाने के सामान शर्ट पे गिरा हो, जूते गंदे हो। अब आपने साइंस तो कर ली, सबसे बड़ा चैलेंज है कि कब रोकेंगे इसको। R&D मीन्स I can work for 1,000 years on the same topic. It's called timely launch. Timely launch, okay. So timely launch is the pressure which is there at a back end on the product development people that called research and development. And we were shocked. This is all fallacy that the China is inferior and they don't know how to make and they don't make profit. ये आप अपनी सांत्वना दें। गन्ने वाले का एग्जाम्पल लूँ तो वो जब चौथी बार वो गन्ना डालता है मशीन में तो फिर वो बूंद टपकनी बंद हो जाती है। तो एक प्रोडक्ट में कितना कमर्शियल। जिन कंपनियों ने R&D नहीं रखी किसी भी गिवन कारणों से, उनको शॉर्ट टर्म एडवांटेज मिल जाए बट लॉन्ग टर्म में। सिनेमा में भी ऐसे ही दिखाते हैं कि साइंटिस्ट है तो सिक्लूडेड है। कितना मिथ है इसमें और कितनी सच्चाई है? एटलीस्ट कमर्शियल साइंस में नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। रेज एटिकेट में हमारे आज के मेहमान डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल ने कई सारी कंपनियों में साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड को सर्व किया है। लंबे समय तक चीफ साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर रहे हैं। उन्होंने साइंस की और साइंस के अराउंड सारे एलिमेंट्स को बहुत बेहतर समझते हैं। वैसे तो एक साइंटिस्ट के तौर पे और एक लीडर के तौर पे उन्होंने कई ऊंचाइयों को छुआ है, पर मैं उनको एक साइंस और साइंटिस्ट के एक मुखर आवाज़ के तौर पे जानता हूँ। इतने लंबे करियर में जो वो एक चीज़ नहीं सीख पाए हैं वो है मिन्सिंग ऑफ वर्ड्स। हम उनकी इस कमजोरी का इस एपिसोड में जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल से। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक्स सर, वेलकम। डॉक्टर साहब, शुरुआत में हम चाहेंगे कि आप हमको अपने बचपन में लेके चलें, उन फाउंडिंग ईयर्स में लेके चलें जब आप छोटे थे और आपकी प्राइमरी एजुकेशन थी, और उस दौर में जब सारे लोग ही साइंस इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते तो उस वक्त एक साइंटिस्ट बनने की चॉइस कैसे आई? वेल, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप। मेरा जन्म और मेरी सारी शिक्षा इलाहाबाद में हुई, जिसको आज प्रयागराज बोलते हैं। तो मैं संगम के किनारे का लड़का हूँ, आप कह सकते हैं छोरा गंगा किनारे। और बहुत ही एजुकेशनल टाउन है, तो वहाँ पे सारी लाइफ एजुकेशन के अराउंड ही सर्किल करती है जी। और या राजनीति है। मैं भी अपने घर की सिबलिंग में थर्ड नंबर पे था जी, और शायद ज़्यादा पढ़ता था तो नंबर ही नहीं आते थे। तो काफ़ी डांट खाता था। और मेरी 2 सिस्टर्स हमसे बड़ी हैं जो मेडिकल साइंस पढ़ती थी। तो शुरू में तो मैं सब कुछ बड़ा कैजुअल लेता था, काफ़ी घूमता फिरता वाला लड़का था। और आई नेवर सैट ऑन द फ्रंट बेंच। आई नेवर फील कंफर्टेबल सिटिंग इन द फ्रंट बेंच इन ए क्लासरूम बिकॉज इट टेक्स अवे योर फ्रीडम। सो मेरे BSc के बाद, अपने ग्रेजुएशन के बाद, ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। BSc के बाद मेरे फादर ने बोला कि भाई देखो, तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं। एंड ही वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, कि तुम भी वकालत करने लगो, तुम लॉ कर लो। अच्छा। वो लॉ भी पढ़ने के लिए उन्हीं की किताब पढ़नी पड़ती थी, वो ऑथर भी थे। अच्छा। तब मेरा दिमाग ठनका और मेरे से कहा गया इस बार CPMT दे लो, अगर क्वालिफाई हो जाता है ठीक है, वरना आगे का एडमिशन तो मिलना बहुत मुश्किल है तुम्हें। आई थिंक वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने एग्ज़ाम दिया, CPMT दिया, बहुत बुरे नंबर आए और मुझको एक ही सब्जेक्ट आता था केमिस्ट्री और सबसे कम उसी में नंबर थे। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये कंपटीशन अपने बूते का तो है नहीं। तो और वकील बनना नहीं था, ये मेरा शुरू से ही एक डिटर्मिनेशन था। मेरे को ब्लैक कोट पसंद नहीं था।
तो आई टोल्ड माय डैड कि भाई मैं तो ये वकील नहीं बनने वाला हूँ, आप वाइट पहनना चाहते थे वाइट आप? पहनना चाहता था। तो अच्छा, वाइट मुझको सीपीएमटी से मिलने वाला नहीं था। जी। तो पहले तो बड़ा स्ट्रगल था कि एडमिशन कैसे मिलेगा। अब मेरे को केमिस्ट्री ही आती थी, तो मैं मास्टर्स एडमिशन के लिए वहाँ पहले होता था ना, आप लेक्चर थिएटर में वेट करते हैं और प्रोफेसर हेड आता है, वो चूज करता है आपको असेस करता है। तो आई वॉज अ लास्ट बॉय इन, दैट टू वॉज ऑन ए ग्रेस ऑफ HOD कि भाई चलो इसको बहुत एक्साइटमेंट है इसकी पढ़ने का, तो मेरे को एडमिशन मिल गया केमिस्ट्री में। आई थिंक दैट वाज माय सेलिब्रेशन डे। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई वेंट टू द कॉफी हाउस एंड सेलिब्रेटेड इट। I told my dad that I won over you today. तो इस तरह से मैंने स्ट्रीम केमिस्ट्री में घुस गया। जी। और फॉर्चुनेटली आई थिंक तब तक शायद इतनी बुद्धि आ गई थी कि पढ़ना ज़रूरी है, तो मैंने मास्टर्स में आई वॉज अ रैंक होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट, दिस दैट, मतलब आई गॉट लॉरेल्स वगैरह। अब दिक्कत ये कि मास्टर्स के बाद या तो फिर आप एग्ज़ाम दीजिए कॉम्पिटिटिव, और मेरे फादर बोलते थे घर के बाहर नेम प्लेट लगेगी, तेरी तो लग ही नहीं सकती क्योंकि तू डॉक्टर है ही नहीं, बाकी सब में डॉक्टर लगा हुआ है। देन आई रियलाइज कि आई हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन टू माई डैड, तो आई टुक द PhD and in Allahabad University it is called DPhil instead of PhD. DPhil is a degree used in British nomenclature and PhD is in American nomenclature. तो उस समय तो सर ये भी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो था कि इतने परसेंटेज से ऊपर मार्क्स है तो ही आप साइंस ले सकते हैं, अदरवाइज आप कॉमर्स लेंगे और बिल्कुल ही पास मार्क्स नहीं, मैं उसी में फंस गया था। अच्छा, मैं उसी में तो से मेरा BSc में 54.5 और ऐसा कुछ परसेंटेज मार्क्स था। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दोज इयर्स दोज 90 98 वाला फंडा नहीं था। यू लिव एंड डाई एंड फिनिश ऑफ अराउंड 65। मतलब अगर आपका 60% मार्क्स है तो यू आर द बॉस ऑफ द सिटी। जी ऑलमोस्ट। हाँ, तो मेरा वो 55% टच नहीं कर रहा था, तो मुझको बॉटनी मिल रही थी। मुझको तो सर केमिस्ट्री पढ़नी, बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं, और या फिर मैं लॉ करूंगा। तो आई विल चेंज द एंटायर फैकल्टी फ्रॉम साइंस फैकल्टी टू द लॉ फैकल्टी। लॉ फैकल्टी जी। So I think true, and that realization comes with some maturity there. सर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये साइंटिस्ट किसको कहते हैं हम, मतलब अगर आप बहुत जेनरिक डेफिनेशन पूछो कि ये कौन होते हैं साइंटिस्ट? ठीक है, साइंटिस्ट होता है जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, बाल बिखरे हो, थोड़ी चाय या खाने के सामान शर्ट पे गिरा हो, जूते गंदे हो, चश्मा मोटा हो, उसको डिस्पोजिशन के तौर पे साइंटिस्ट बोलते हैं। और दिमाग के तौर पे ए पर्सन हु लिव्स इन हिज और हर ओन वर्ल्ड। जी जी। वो बहुत सारे डेटा, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जी के संसार में घूमता रहता है। इसीलिए अगर आप देखें तो पुराने ज़माने में कहते थे साइंटिस्ट पागल है। आपने शायद नाम सुना होगा डॉक्टर NR धर का। जी। ही वॉज ए ग्रेट कंट्री साइंटिस्ट इन सॉइल साइंस। ही वॉज माई नेबर। अच्छा। तो शुरू में लोग उसको पत्थर मारते थे बच्चे। दे विल, वो कहीं भी किसी भी मिट्टी में बैठ जाएगा, उसकी फ्लैगिंग करेगा, कुछ सॉइल सैंपल्स लेगा। तो साइंटिस्ट वेयर, and probably even today they might be a little better disposed, but if you look at the true scientist will be absent minded. वो आधे अधूरे में ही वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी दुनिया थोड़ा अलग ही घूमती है। जी। अब मुझे वो वशिष्ठ नारायण की याद दिला रहे हैं। हाँ, वशिष्ठ नारायण है ना, वो शायद इसी तरह के स्टेज में थे, इतने ग्रेट साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैथमेटिशियन थे। मतलब they are different breed and they are genius, but genius in their definition. हर आदमी उसको शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। हम लोग बाद में उनको समझ पाते हैं। हाँ, आप उनकी थ्योरी और उनके पेपर्स और उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, बट आप उनको शायद उतना एक्नॉलेज नहीं कर लाइफ टाइम में हमको ये रियलाइजेशन नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, यदि अब देखें, हम आपके दौर में चलें, जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होते थे, या आज भी हैं, वो इसरो है, BARC है, या आजकल हम आज के सुन रहे हैं इन लाइट ऑफ दिस सिंदूर ऑपरेशन DRDO का बात।
तो जो ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे जहाँ पे मेरे को लगता है कि साइंस का पहला ठिकाना हुआ, साइंटिस्ट का पहला ठिकाना ही ये इंस्टीट्यूट थे, उस दौर में आपने एक फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, तो वो उसकी वजह क्या थी और कैसे ये दो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएटेड हैं? क्वेश्चन वैलिड है। आपने शायद मेरा प्राइमरी आंसर पे ध्यान देते। मैं कंपटीशन में कोई कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाता, मैं कन्विंस्ड हूँ। आप आज भी मेरे इम्तहान लेंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो क्योंकि मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया कि आपको अगर मेरे को केमिस्ट बनना है, आप मेरे से जनरल नॉलेज पूछ रहे हो यार, वो सब इम्तहान में वो मेरे शायद मेरा वो माइंडसेट वो कंपटीशन देने वाला नहीं था। मैं वो रटने वाला स्टूडेंट कभी नहीं था। आई कैन नॉट क्रैम्प एनीथिंग। मैं जो चीज लॉजिक से याद कर लेता हूँ वो याद रहती है, लेकिन मैं वो किताब लेके रट लिया, नोट्स बना लिया, जरा वो मेरी कमजोरी है। आपको BRC, DRDO और इसरो, दे वर द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। मैंने शायद कभी उतना बहुत सोचा ही नहीं कि, क्योंकि सब में एंट्रेंस एग्जाम है और दुनिया की वो फिजिक्स पूछेंगे, मैथमेटिक्स पूछेंगे, और जिस चीज से मैं भागता हूँ उसी के टेस्ट हैं। तो शायद मैंने कभी बहुत उस बारे में सोचा नहीं। कॉर्पोरेट में जाने का वो एक शायद डेस्टाइन्ड था। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने PhD में थोड़ा सा कमर्शियल आउटलुक था। मेरे डैड के फैमिली साइड से काफ़ी बिजनेस था, तो मैंने मुझको थोड़ा मतलब कमर्शियल ज्ञान भी था कि पैसा भी एक चीज़ होती है। नहीं भी होता तो आप टाइटल लगवा नहीं रहते। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैंने दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, हंसराज कॉलेज के पीछे है, मलकागंज में। किसी ने मुझको बोला कि भाई वहाँ का एक पब्लिक वो आया है एडवर्टाइजमेंट, उसमें ट्राई मार के देखो, यहाँ मिलता नहीं है, माने यू डोंट गेट इनटू इट। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने वो दे दिया। अनफॉर्चुनेटली दैट एंट्रेंस वाज मोर ऑन डिबेट्स, डिस्कशंस। तो I think I performed well, and out of good number of people I was selected. So I thought कि यार मैंने तो कोई बड़ा मतलब बड़ी चीज जीत ली। तो I joined that institute, and as its title says, it was a commercial research institute. अब तो मेरे को सब कुछ पैसे से ही गुणा करना है। My all science got been dressed up with the money. जी। कि भाई कोई काम करना है तो इंडस्ट्री में ट्रायल देना है, इंडस्ट्री में ट्रायल सक्सेसफुल होगा तो आपको बोनस मिलेगा, नहीं होगा तो बोनस नहीं मिलेगा। दूसरा, उस इंस्टीट्यूट ने मुझको ड्रेसअप करना सिखा दिया। अगर आपको कुछ बेचना है तो डिस्पोजिशन बेटर होना चाहिए, तो टाई बांधना मैंडेटरी है, ब्लैक शूज मैंडेटरी है। आप इंस्टीट्यूट छोड़ के जाएंगे तो टैक्सी के बिना नहीं जाएंगे। अच्छा। आपको लेदर फोल्डर्स का इस्तेमाल करना है जिसपे इंस्टीट्यूट का मोनोग्राम लगा है। मुझको ये भी सिखा दिया गया कि साइंस बेचने के लिए डिस्पोजिशन मैटर्स, पैकेजिंग परफेक्ट। तो आई थिंक वो दैट टाइम आई वाज व्हाट अराउंड 26 years old, 25 years old, and this I liked it, whichever way you explain. And as I said, I was not a great academic boy. तो मुझको ये अच्छा लगता था कि यार जो करो उसको भुना लो, माने आपने जो कुछ किया, आपने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसका रिटर्न लिया। यू डोंट हैव टू शेल्फ एनीथिंग, acquire the knowledge, implement and execute, practice and get reward, whichever way. Can be acknowledgement, pat on the shoulder, or the money or bonus. सर ये तो HR वाली बातें बता रहे जो। I think when I went to my life, I think probably I call it myself the one of the lucky boy who met the geniuses in my life and who shaped me what I am today. And I think, I don't know, half of them are with the God. So, but I think you need to be lucky to find good people around you. सर आपके पास एक PhD की डिग्री ले लिया आपने और मार्केटिंग भी, पैकेजिंग भी सीख लिया, तो पहली जॉब में जब गए तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था आपका? वहाँ मैंने
6 महीने काम किया, शायद 7 महीने राजेश, और ठीक ठाक था. एंड दैट इंस्टीट्यूट वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर पॉलीमर साइंस, और मुझको ले लिया था टेक्सटाइल्स में. मैं पॉलीमर वाला आदमी नहीं था. तो उनकी 2 मेन डिवीजन थी, टेक्सटाइल डिवीजन एंड पॉलीमर. तो पॉलीमर वाज मिंटिंग मनी एंड दे हैड ग्रेट साइंटिस्ट ओवर देयर. हमको टेक्सटाइल में, मतलब आई वाज लाइक ए बेबी इन इट, इन द गेम. आई वाज आल्सो लर्निंग, गोइंग. बड़ा, मतलब जैसे अपाचे जीन थी उस जमाने में, इफ आई रिकॉल द नेम वेल. उसकी जर्सीज आती थी, उसको मेरे बनाना था कि आयरन फ्री हो, मैंने आयरनिंग नहीं करनी हो तो ट्रीटमेंट. तो वी विल गेट द जर्सीज, और उसको बोलते थे भाई एक जर्सी मेरे को भी दे दे यार. सो आफ्टर आई थिंक 5th month or 6th month, my director, Dr. Nigam was a director. He came and said, देखो एक एडवर्टाइजमेंट आया है अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का, and you are a good candidate to apply. And it was in Gujarat. I applied, and fortunately I went through. So I asked Dr. Nigam that what to do, and institute's policy was to create good students and good scientists, commercial scientists, and let them fly. They only held 3 or 4 mentors, and the rest, boys and girls, will come, learn, go, come, learn, go. And that way I shifted to Atul. So that was my truly the first commercial research exposure. म्हणजे इसमें कहते हैं आप रियल ग्राइंड में गए. अब आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है और किस्मत भी आजमानी है, सब कुछ. और मतलब आपका, मतलब इट वाज अ कैरियर मेकिंग टाइम. देन यू स्टार्ट. जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक R&D का एनवायरनमेंट होता है, कि लैब का एनवायरनमेंट होता है, तो हमारा एक जनरल परसेप्शन है, या जो हम एक इमेजनरी कैरी करते हैं कि वहाँ सब एक्सपेरिमेंट होते हैं, सब इनोवेशन हो रहा है. कमर्शियल R&D थोड़ी डिफरेंट होती है. तो क्या एक टिपिकल R&D में क्या इनोवेशन है, और कितना ऐसा होता है कि हम करंट प्रोसेसेस में काम करें? इट्स अ गुड क्वेश्चन मुकेश. कमर्शियल R&D में एक्सपेरिमेंट्स तो होता ही है. आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स इज द लाइफलाइन फॉर एनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इवन इफ यू डू डेवलपमेंट अलोन, even then you will do lot of experiments. अब ये हो सकता है आप कुछ फालतू एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं कि बिल्कुल काम का लगा रहे हैं, वो सब पॉइंट ऑफ डिबेट है. बट जब आप कमर्शियल R&D सेटअप में, लाइक इंडस्ट्री सेटअप में R&D कर रहे हैं, तो सब कुछ पैसा ऑब्जेक्टिव है. माने आप ये तो मान के चलिए कि आपको कोई चैरिटी पे तनख्वाह नहीं मिल रही है. तो faster you learn that what I am contributing, I will get back. Earlier you realize it, better it is. वरना आप बड़ा फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे. और ये भी मान के चलिए कि अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा तो मुझको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे. ये रियलिटी ऑफ द लाइफ है. तो हेट्रोजेनिटी इन R&D साइंटिस्ट इज वेरी हाई इन कमर्शियल R&D सेटअप. अब आपने साइंस तो कर ली, सबसे बड़ा चैलेंज है कि कब रोकेंगे इसको. R&D मीन्स आई कैन वर्क फॉर 1000 years ऑन द सेम टॉपिक. कोई R&D साइंटिस्ट आपसे ये नहीं कहेगा कि सर अब तो काम खत्म हो, अब इसके आगे कुछ नहीं है. ये तो लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो कमर्शियल सिस्टम में R&D साइंटिस्ट को ये सीखना होता है कि सर इट्स ऑल डन, लेट्स स्टॉप. And that inflection point is based on the commercial achievement out of your experiments. So you always lay down what project, what product, when to stop, how to evaluate intermittently that how long you can invest your time. और थोड़ा सा आप और आगे जाते हैं 10 साल के एक्सपीरियंस पे, तो आप रियलाइज करते हैं कि तनख्वाह ही आपकी कॉस्ट नहीं है. आप R&D इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा महंगा होता है. तो आप जिस जगह खड़े होते हैं उसकी कॉस्ट टोक्यो से भी महंगी हो सकती है. तो अगर आपको 5 लाख की तनख्वाह मिल रही है, हो सकता है आप 7 लाख की स्पेस यूज कर रहे हैं. तो कंपनी को कॉस्ट आपकी 14 लाख पड़ रही हो, 12 लाख पड़ रही हो. ये सारे रियलाइजेशन आप जैसे जैसे ग्रो होते हैं आपको करने पड़ते हैं. अगर आप नहीं कर रहे हैं,
आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो काम खत्म हो गया, मैंने तो आया एक्सपेरिमेंट लगाया, डेटा बुक पे लॉग इन किया, rest is to be done by my leader, then you are doing a job, you are going to be, you will stuck sometime, आप कहीं ना कहीं मिडिल स्टेज में जाके परेशान होंगे। तो ये जैसे कमर्शियल आपका प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें सक्सेस कैसे डिफाइन होती है, किस स्टेज को हम सक्सेस कहते हैं? चलो देखो, इसको कई पैरामीटर्स पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर तो ये है कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मेरे को एक ग्लास बना के बेचना है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस ग्लास को हम कैसे बनाएं। तो आपने R&D से कहा भाई इस ग्लास बनाने की रेसिपी क्रिएट करो, और तो R&D वाला पूछता है सर ये ग्लास कितने रुपए में बिकता है, तो उसको एक मार्केट से डेटा मिल जाता है कि भाई बिजनेस वाले बता देंगे कि भाई 10 रुपए का ये ग्लास बिकेगा। फिर कॉर्पोरेट का अपना एक स्टेटमेंट होता है कि आई शुड मेक हाउ मच एबिडा और हाउ मच प्रॉफिट आउट ऑफ सेलिंग माई प्रोडक्ट। तो आपने मोटे तौर पे कहा यार कि ठीक है 10 रुपए का माल है, और अगर 5 रुपए या 6 रुपए में माल बना तो सब कुछ मिला जुला के हमारी कंपनी 20-22 2 रुपए या 2.5 रुपए कमा लेगी। तो ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, ये मैनेजमेंट के साथ कह लें या कंपनी के CEO के साथ कह लें, ये सेटल हो जाता है कि भाई जब इतनी कॉस्ट आएगी तो हम काम रोक देंगे। कभी कभी ऐसा होता है काम करते करते लगता है कि अगर थोड़ा और काम कर लें तो ये प्रॉफिट लाइन बढ़ाई जा सकती है, इट्स डूएबल। तो वो एक डील हो जाती है बॉस के साथ कि भाई ठीक है हम 2 महीने और कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम नतीजों पे पहुंचते हैं। और इसके दौरान वो जो ग्राइंड होती है वो काफी टफ होती है। माने जो कमर्शियल साइंटिस्ट होता है उसको ऑलवेज ऑन द टोज रहना पड़ता है। अब ये डिफरेंस है थोड़ा एकेडमिक R&D सेंटर का। ठीक है भाई, अगर 1 महीने डिले हो गया तो सरकार ने तो पैसे आपको देने ही है, आपको सरकार का तो कोई आदमी आके डांटे टूटने वाला नहीं है। अब थोड़ा आगे पीछे हो गया तो चलो टॉलरेट हो जाता है, बट कमर्शियल सिस्टम में ये थोड़ा मुश्किल है, और काफी यंग एज पे ही मुश्किल है। आप 2-3 साल में ही आपको ये सीख लेना पड़ता है कि भाई अच्छा इवैल्यूएशन एक्सरसाइज चाहिए। सो योर नॉलेज, योर प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी वेरी क्लियर। सर आजकल हम कॉर्पोरेट में जो देख रहे हैं, एक नई डिबेट आ गई है कि परफेक्शन और प्रोग्रेस, कि आप एक काम को कंप्लीट करें पूरा, देन आप उसको आगे ले जाएं, और आप कंटिन्यूसली उस पर काम करते रहें। तो मैनेजमेंट में भी मैंने देखा है आजकल कि वो प्रोग्रेस पे ज़्यादा फोकस आ गई है, जैसे कि जितना बना है लेके आओ, कंटिन्यूसली उसको इवॉल्व करते रहेंगे। तो साइंस में भी क्या ये प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट चलता है, या वहाँ पे एक स्टेज पे परफेक्शन लेके आनी पड़ती है पहले? देखो परफेक्शन तो यार एग्जिस्ट ही नहीं, दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो परफेक्शन। जहाँ पैसा है वहाँ परफेक्शन कोई डेफिनेशन है नहीं। अच्छा, मेरे नजर में नहीं। जी जी। तो इट्स ऑलवेज ए प्रोग्रेस। मान लीजिए आज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करी तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आज से 2 महीने के बाद या 6 महीने बाद करी तो क्या डिफरेंस है। तो आपको इस बात का सख्त ध्यान रखना पड़ता है कि बेस्ड ऑन द मार्केट नीड, मार्केट कंपटीशन, आपको ये प्रोडक्ट टाइम पे ही लॉन्च करनी है। भले आप भाई ये हो सकता है आप 2 रुपए कम कमाएंगे, लेकिन अगर आपने टाइमली लॉन्च नहीं करी और प्रोडक्ट का कंपटीशन ही बिगड़ गया, द एंटायर डायनेमिक्स हैव चेंज्ड, तो आप उसके 10 साल के बाद भी लॉन्च करिए, कोई फायदा नहीं। So it's called timely launch. Timely launch, okay. So timely launch is the pressure which is there at a back end on the product development people that called research and development. कि भैया टाइम पे ही करना है, लेट हो गए तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो ये तो, और उसके बाद जैसे मुकेश तुमने सवाल पूछा कि भाई R&D में कितना काम गिवन प्रोडक्ट पे ही होता है। एक अच्छा समय R&D पुराने अपने प्रोडक्ट लॉन्च को ही
बेटर करता जाता है. As you come in the market, you get the feedback, you suddenly see the price crashed. So you have to work very hard to make your product competitive. Economics लाना, quality upgrade करना, पैकेजिंग देखना, तो वो पीछे एक बैकएंड पे बहुत सारा काम करना पड़ता है. तो यू कैन नॉट से कि सब ये तो 6 महीने लगेगा. एवरीथिंग इज हाँ सर हो जाएगा, महीने भर में करेंगे सर. सो इट्स अ प्रोग्रेशन एंड दैट्स अ प्रेशर. And unless you put your product in the market, I think that's a story. What you said is very, in my definition, is success story of DRDO. They waited initially for perfection, but then I think in the change in thought process, they started launching. अरे क्या एक बंदूक जैम होगी ठीक हो जाएगी. पर जब तक आपने ऑन फील्ड ट्रायल नहीं किया जी. आपने माने हाउ आई विल नो माय प्रोडक्ट डेवलप्ड इज गुड और बैड. जी. माने फॉरगेट मनी मेकिंग. जब वो प्रोडक्ट बाजार में जाएगी, कस्टमर आपको गाली देता है, आपको फीडबैक देता है, यू लर्न, सो यू ग्रो अलोंग विद द कस्टमर. इट बिकम्स बेटर. जी. आई थिंक वो चाइनीज़ पूरी इकॉनमी ऐसे ही चल रही. हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को ऐसे कहते थे कि वो शायद इन्फीरियर प्रोडक्ट होते, आज वो टेक्नोलॉजिकल लीडर है. आई थिंक ये लैंग्वेज मुझको बताई थी 1993 में. इन 1993 I was working in a company and we were told by the boss कि जो हम मतलब एक प्रोडक्ट बना रहे थे वो आधे दाम में चाइना में मिलता है. तो हम सब ने यही बोला जो आपने बोला अभी कि सर अरे क्या सर वो आधा अधूरा बनाते हैं सर, काला पीला होगा, ये होगा वो होगा, बहुत ज्ञान दे दिया. तो बॉस ने बोला एक काम करते हैं अपन 3 हफ्ते चाइना में चल के बैठते हैं. अच्छा. ठीक है यार, उसका खराब माल ले आएंगे, उसको पॉलिश कर देंगे, पैक करके भेज देंगे, क्यों हम अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करें. जी. एज ए ओनर इट वाज वेरी लॉजिकल. सो वी वेंट देयर. मैं आपको 1993 की बात बता रहा हूँ. व्हेन दोज इंपॉर्टेंट एरिया which are commercially exciting in China, they were farm fields, and we were shocked. This is all fallacy that the China is inferior and they don't know how to make and they don't make profit. ये आप अपनी सांत्वना देने के लिए. I completely agree sir. मैं हाँ ये ठीक है. हाँ मतलब ये ठीक है, वो उनका वो थोड़ा कम मार्जिन पे काम कर लेंगे. आपको ग्रीड, आप इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेटअप बना लेते हैं, दुनिया के रीजनल सेल्स मैनेजर, आपने आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है वो ड्रामेटिकली हाई है एज कम्पेयर टू चाइना. वो लीन थिन अपना वो R&D का, वहाँ का R&D सिस्टम थोड़ा फर्क तरह से ऑपरेट करता है, कम मार्जिन पे काम कर लेते हैं. एंड दे आर प्रीटी गुड पीपल इन इनोवेशन. आप अगर थोड़ा डीप में एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि दे आर स्मार्ट पीपल. एंड वी कैन डेफिनेटली कॉम्पीट, एंड वी आर कॉम्पीटिंग. वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द लास्ट decade or so, but I think we should not let down the science handled by Chinese. That's my definition. Agreed. Well, there could be many other points which I don't want to bring in here, but we can learn. We can learn, and they operate on a mass scale production, which gives them advantage. तो हम फिर पुराने परफेक्शन वाले क्वेश्चन में आते हैं. तो मैं जैसे गन्ने वाले का एग्जांपल लूँ, तो वो जब चौथी बार वो गन्ना डालता है मशीन में तो फिर वो बूंद टपकनी बंद हो जाती है. तो एक प्रोडक्ट में कितना कमर्शियल, जैसे आपने कहा कि नहीं और इम्प्रूव करते हैं, तो वो कौन सा एक्सटेंट होता है जब हमको लगता है वो कमर्शियल प्रोडक्ट अब इससे बेहतर नहीं हो सकता, एटलीस्ट कमर्शियली वायबल तो नहीं हो सकता. देखो इंडस्ट्रियल, अब मैं तुमको थोड़ा पहले शिफ्ट कर रहा हूँ और फिर आंसर दूंगा. मेरे को बीच में मतलब you remind me that I am going too off. That's why the industrial research is multi-skilled research today. You cannot say that I only know chemistry and I can do experiments. No way. You cannot. Forget you can be successful. ये काम तो अभी भी एकेडमिक रिसर्च में ही होता है कि मेरा काम है सिर्फ एक्सपेरिमेंट लगाना, उसका डेटा पब्लिश करना या पेटेंट लेना.
इंडस्ट्री में आने के बाद आपको ये सीखना पड़ता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट किन किन कंपोनेंट से होती है ना। अब जैसे आपने बोला गन्ने को चौथी बार डाला, अब मैं जवाब दे रहा हूं, मैं चौथी बार जब गन्ने को डालूंगा तो उसमें थोड़ा पानी डाल के डालूंगा, so that I wash the sugar content of ganna till the last drop. Objective is to not juice out. The objective is to extract most of the sugar out of the sugar cane. Fine. Now, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कंपोनेंट लें तो एक होता है एक्सपेरिमेंट बेस्ड कॉस्ट, इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कॉस्ट। ये तो बहुत एक छोटी सी कॉस्ट है और बहुत लोग इसी को पकड़ के परेशान होते हैं। ये कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, करीब 50%, 40 से 50% फॉर्म करती है। फिर आती है यूटिलिटी कॉस्ट, उसको बनाने का बर्तन, उसमें कितना पानी पड़ा, कितनी स्टीम, कितना गैस लगा। फिर अब आपने जिस बर्तन में बनाया, इट्स कॉल्ड कैपिटल कॉस्ट, आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें बनाएंगे, उसमें कितने आदमी जॉब करेंगे, उनकी क्या तनख्वाह होगी, यू कॉल ओवरहेड कॉस्ट। फिर आप पैसा लाएंगे बाजार से तो ही तो प्लांट लगाएंगे, तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट। फिर आप उसको बेचने के लिए आपको सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कॉस्ट। अब बहुत तरीके हैं कॉस्ट कम करने के। तो अगर आप मल्टी स्किल्ड हैं, अगर आपको ये पता है कि मेरा मान लीजिए मैंने 100 ग्राम खिचड़ी बनाई 5 लीटर कुकर में, 100 ग्राम, अब उसकी मान लीजिए एक्स कॉस्ट है, और मैंने इस 100 ग्राम की जगह 400 ग्राम खिचड़ी बनाई उसी कुकर में उतने ही समय में, तुम्हारी काफी कॉस्ट है। इट विल ड्रामेटिकली कट डाउन द कॉस्ट। मेरी फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी, माल ज्यादा बनेगा। ओवरहेड, वही एक वर्कर जिसने 100 ग्राम बनाया था वो 400 ग्राम बना रहा है। वी नीड टू लर्न दिस, देयर इज नो वे अराउंड। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी है, और ऑफ कोर्स R&D स्टैंड्स फॉर लर्निंग। आप अगर सीख रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यार अगर इसका जूस गन्ने का पूरा अब यहां से निकल आया तो गुरु अब दोबारा और क्या करूं कि निकाल। तो सर एक सवाल मुझे जो अभी बनता है इसमें कि कॉस्ट इतनी बात कर रहे हैं, दुनिया भी कहती है कि R&D कॉस्ट है, बट क्या ये सच में कॉस्ट है या इन्वेस्टमेंट है या प्रॉफिट सेंटर है रियलिटी में? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? तुम ये मरवाओगे मुझको। चलो खैर, देखो इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कितना हार्डकोर P&L ड्रिवन है। मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने पाया कि जिन कंपनियों में ज्यादातर CEO कंपनी का ओनर होता है, वहाँ R&D थोड़ा कंफर्टेबली काम कर पा सकती है। लेकिन जहाँ CEOs जो बिजनेस चला रहे हैं और जो कंपनी जिम्मेदार लोग हैं, जो P&L के लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो हार्डकोर बिजनेस बैकग्राउंड के हैं तो R&D चला के P&L तो बिगड़ता है थोड़े टाइम। तो हाउ टू क्रिएट बैलेंस इन R&D कि कुछ प्रोजेक्ट आपके करंट प्रोडक्ट पे हैं जहां आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं, वो जो प्रॉफिट आता है उसका एक हिस्सा आप R&D को री इन्वेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी नया काम आप करेंगे तो पहले तो R&D में कॉस्ट जाएगी और उसको आप, there is no other way, you can't push it under the carpet, so you will write it on your P&L की EBITDA जाएगी। अगर EBITDA नहीं जाएगी, आप EBITDA के बाद भी लगा दोगे तो कुछ और पैट जाएगा। माने आई एम नॉट दैट ग्रेट इन दैट सो कॉल्ड क्रोनोलॉजी ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, बट अगर आपको लंबे समय तक सस्टेन करना है और बिजनेसेस को ग्रो करना है, तो आपको R&D चाहे वो कोई भी सेंटर हो रखना ही पड़ेगा जी। माने मेरा एक्सपीरियंस कहता है जिन कंपनियों ने R&D नहीं रखी किसी भी गिवन कारणों से, उनको शॉर्ट टर्म एडवांटेज मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए एक नया फैशन है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं साइंटिफिक, आप उनको एक्वायर कर लो,
लेकिन उसमें भी तो पैसे आपने भर ही दिए, वो तो स्टार्टअप फ्री में तो आपको मिलेगा नहीं, वो भी अपने वैल्यूएशन के साथ ही मिलेगा। तो R&D होना चाहिए, बट बैलेंस्ड R&D होना चाहिए और थॉटफुल होना और वो चाहिए। एक्विजिशन करके फिर कॉस्ट आप गुडविल में डाल देते हैं, R&D में नहीं दिख रहा होता है, तो हाँ, बास्केट बदल जाती है। उसमें ये होता है कि आप, हाँ मतलब यू आर नॉट हैविंग अ रिकरिंग कॉस्ट। जी। यू नो, मान लीजिए आप, माने आई हैव वर्कड इन R&Ds वेयर द बजट्स वेयर रनिंग इन हंड्रेड्स ऑफ करोड्स। वो अपने आप में कहानी है, मतलब आपको उसके लिए एक अलग फिनेंस का बंदा चाहिए। यू आर रनिंग मेगा R&D सेंटर्स, सो it's a dilemma. Even today, I will say this debate is probably endless, but you need R&D if you want to be competing globally and expanding. But if you want to say that I want to enhance valuation of my company, then don't have R&D. Then that's a cost. हाँ, ये बड़ा आज मतलब जितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ये बहुत होता है। हम बहुत सारी कंपनियों को जानते हैं, ब्लैकबेरी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो लीडर्स थे, प्रोडक्ट वाइज वो बहुत सुपीरियर थे, लेकिन शायद वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में नहीं इन्वेस्ट कर पाए, वो इनोवेशन नहीं कर पाए, तो वो एक ही लाइफ, एक ही प्रोडक्ट की लाइफ जिए और ख़त्म हो गए। क्या वो रीडिंग द पल्स है या R&D है वो, कि नहीं, अगर हाँ, वो तो दुनिया मूव देखिए, कर रही है और आप नहीं कर रहे, Nokia हाँ के मतलब example अगर में। आप, क्या होता है कि भाई एक प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन से अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो केस स्टडी थोड़ा फर्क है। आप थोड़ा लेटरल मूवमेंट्स कर रहे हैं तो थोड़ा फर्क है। आप कितना एक्सपैंड, मान लीजिए आपने बोला कि भाई जैसे तुमने गन्ने वाला एग्जांपल, दैट्स अ गुड एग्जांपल। आपको लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड विद दैट मच ऑफ जूस, आई एम टेकिंग इट आउट, एंड इवन इफ आई एड अप 2%, आई एम नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ द मनी, देन यू डोंट नीड R&D. In that case, you can outsource R&D. There are plenty of independent R&D centers. You can outsource that. आप अपना R&D क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास उन चीज़ों के एक्सपर्ट्स हो गए, आपकी कंपनी की उन प्रोडक्ट रेंज को मैनेज करने वाले हो गए, बिकॉज द नॉलेज रेस्ट देयर इन दैट सेंटर। कभी कोई डिफिकल्टी आई, प्लांट शट डाउन हो गया, या कुछ आपको एक्सपेंशन करना है, आपको प्रोडक्ट को और भी कंपटीशन में लाना है, तो आप अपना R&D सेंटर रखते हैं, फिर वो दैट कॉस्ट गेट्स कंपनसेटेड फ्रॉम योर बल्क प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी। आपको क्या लगता है कि एक R&D लीडर को, एक चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर जो भी होते हैं, उनको बिजनेस भी आना चाहिए? और आपने बिजनेस कैसे सीखा? इतना कुछ आप बता रहे हैं, आपकी नॉलेज कहाँ से आई? देखो, पहला तो बड़ा स्ट्रेट आंसर है, बिजनेस आना ही चाहिए। देखो, मुझको तो बिजनेस, जैसे मैं काम करता था तो मेरा बॉस बोलता था, देखो मेरे को कम आता है, व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय फर्स्ट असाइनमेंट, मेरे को ज़्यादा नहीं आता, तुम प्लांट पे जाओ, वहीं सिखाएगा। तो उन ऑपरेटर्स के साथ बैठ के, मेरे को याद है वो पालीवाल ग्लास के अंदर चाय आती थी ठेले पे, वो चाय पीना। एंड मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स को अगर आप, वो जल्दी सिखाते नहीं है, दे आर मास्टर्स। हार्ड नट टू क्रैक। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। तो आप उनके साथ बैठते हैं, उनको काका काका बोलिए। मैं गुजरात में था तो ये शब्द काफ़ी कॉमन था, भाई काका हमें नहीं आता, कुछ सिखाओ। एंड इफ यू वांट टू लर्न यू हैव टू से आई डोंट नो, बी ब्लंट इन इट, बट यू डोंट नो एवरीथिंग, यू कांट। सो टेल देम कि काका मुझे तो नहीं आता, आप बताओ कैसे। पहले एक दिन घुमाएगा, फिर थोड़ा उसके साथ, तब मैं सिगरेट पिया करता था। हाँ, तो मैं बैठ जाओ उसके साथ, आपने चाय पिया, ये तो वो लोग जैसे दूर से देख के, बैच देख के बोलेगा ये नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट खराब हो गया तुम्हारा, और टेस्टिंग करो तो सब कुछ ओके है। तब दे विल टेल यू द ट्रिक्स कि अगर ऐसा होता है, अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है, तो जब आप प्रोडक्ट प्रोसेस करेंगे तो नहीं आएगा। आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ माई नाइट्स विद वर्कमैन। फिर as I progressed in my career, I was given a very formal and structured trainings. And fundamentally, I was taught कि यार अगर तुम कुछ बना रहे हो तो यार इतना तो सीखो ना कि उसकी क्या कॉस्ट है, कहाँ बिकता है, कौन खरीदेगा, कौन कॉम्पिटिटर है। ठीक है, वो बिजनेस वाले तो एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम बना के ही रखेंगे, बट आपको मोटे तौर पे आना चाहिए what you do, how you are going to impact your company, how you are going to impact
एंसिलरी डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको आना ही चाहिए। माने मैं तो बड़ा कन्विंस था शुरू से ही। तो आई हैव बीन गिवन ए वेरी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग ऑन मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन, बहुत कुछ ऐसी ट्रेनिंग जिनका से मेरा बड़ा रेलिवेंस ही नहीं था। वो भी मैंने एचआर में बहुत ट्रेनिंग कर ली। वो बलारपुर के अंदर बड़ा एक अच्छा मॉड्यूल था दैट हेल्प मी अ लॉट, दैट from besides a co-function you have to work into an ancillary function also as a active team member. मैंने HR ले लिया, तो वो feedback, compensation, workman compensation, वो क्या वो climate survey, मेरे मतलब उसकी 13,000 एम्प्लॉइज थे बलारपुर में, तो कहाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो सब काम करता था, तो मतलब एक बड़ा अच्छा सीखने को मिलता था। But you need to know the business and there's no rocket science. भाई मोटा बनिया की दुकान पे भी वो जानता है कि हमने कितने में लिया, कितने में बेचा, और टोटल मैंने कुल खर्चा क्या किया, उसको उतने किलो से डिवाइड करके उतना तो गिन ही सकते हैं ना। भाई आप उसके फाइनल एस्पेक्ट पे मत जाइए। बट आई थिंक आई एम एन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडी ऑफ एवरी कमर्शियल प्रोफेशनल इन रिसर्च टू अंडरगो ए फॉर्मल लर्निंग ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अच्छा, आपको सब चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। आपको ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने R&D में काम कर रहे हैं और अगर आपने प्लांट पे काम नहीं किया तो आपकी R&D में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे नहीं। सर इसमें कभी अपना प्रोडक्ट लेके बेचने गए, आपकी देखें सेल्स कैसे होता है? एक भाग गया था, वो PhD में ही गया था। हाँ, वो PhD के टाइम पे मैंने आई वॉज वर्किंग ऑन वन ऑफ द डाइज। प्रोफेसर ने बोला कि वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक डाई की टेक्सटाइल की कंपनी थी। अरे उसने बहुत ही डांट लगाई मेरे को। वो जाती पूछा कितने, मैंने उसको बोला सर एक सैंपल एक ट्राई करके देखिए। तो उसने कहा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन शीट क्या है, प्रोडक्ट किस क्लास में बिलोंग करती है, उसकी क्या कॉस्ट है। तो बट दैट वाज क्वाइट अ लर्निंग, आई डिडंट नो दैट। सो आई सेड दैट आई एम सॉरी, आई केम बैक, told my professor, then I started realizing, and it was a fun, but to me it was a fun, to me it was like, why my science has to be sold by someone else other than me? I can sell my science the best because I know my science the best and its value. बट ये स्ट्रक्चर मैंने देखा है कि जो टेक्नो कमर्शियल टीम होती है उसमें साइंटिस्ट भी जाते हैं। नहीं मैं हाँ नहीं मतलब मैंने तो वैसे ही सीखा भी, मैंने भी वैसे ही सीखा जा जाके। फिर वो बाद वाला एक डायलेमा होता है लीडरशिप में फाइंड होने के, भाई कि आप CEO बनेगा तो MBA होना चाहिए, आपको अच्छे कमर्शियल नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने सबके अपने रोल हैं, सबको अपनी जगह पे उनका वैल्यू ऐड होता है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक साइंटिस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। प्लांट की नॉलेज होना चाहिए, सप्लाई चेन का होना चाहिए, कि मेरा माल, मेरा रॉ मटेरियल आएगा तो कितने में आएगा, लोकल मिलता है, इंपोर्ट होगा, मतलब क्यों नहीं, ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आज के इंफॉर्मेशन के ज़माने में तो आप एक गूगल मारिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग के ज़माने में तो और भी टफ था। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर इन दिस एरा जहाँ पे इंडिया तरक्की कर रहा है और हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड फ्रेम में आ रहे हैं। तो एज अ सीनियर साइंटिस्ट एक जीवन पूरा साइंस में गुजारने के बाद आपको क्या लगता है, क्या एडवाइस करना चाहेंगे हमारे पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, जो हमारे DRDOs है या हमारा BRC है या कोई भी हमारा पब्लिक सेक्टर पे जो साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉरपोरेट पे जो प्राइवेट रिसर्च कर रहे हैं, उनको क्या बेसिक इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए सो दैट हम वर्ल्ड फ्रेम में आ पाए? और सर थोड़ा एक उसमें वो इंडिया हम जिस स्टेज पे अभी हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बताइएगा कि जो चाइना की बात की हमने, तो हम अभी कहाँ हैं और यहाँ से गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेट, जैसा मुकेश पूछ रहे थे, वो क्या डायरेक्शन लेना चाहिए उनको? देखिए, कुछ तो हमारे देश के बहुत अच्छे और सक्सेसफुल प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके कमर्शियल डिलीवरेबल्स हैं। आपने जैसे बोला इसरो बोला,
आपने BRC BRC बोला, DRDO DRDO, बोला, they are very specialized research centers, and they have, I think they have demonstrated their value to the country and the world, and I think it's a time to take pride of them, out of them, and I do admire. Now, अब आते हैं कि इंडस्ट्रियल सेटअप में रिसर्च का फंक्शन, स्पेशली इफ आई टेक यू टू द केमिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, दिस एरिया वेर इन आई ऑपरेटेड विद, जी देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्कोप. A, B, we need to be multi-skilled by our education now. अगर आप बहुत जगह देखें तो जैसे अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने पीएचडी पढ़ के निकला और मैं इंडस्ट्री में आया, मेरा ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो सकता है अगर मेरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में मुझको कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, साइंस के कमर्शियल एप्लीकेशंस के बारे में समझाया जाए. तो जैसे अभी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आई रियली एडमायर that they are supporting skill development for scientists and the other people in technical side who can be given the apprentice or the what you call the money, the training money government will pay, but they take the training in industry. अच्छा. And so 1 year training program wherein the government of India supports your cost. Now, that's important. इंडस्ट्री पहले दिन से ही आउटपुट चाहती है, वो मतलब उसके पास वो स्कोप ही नहीं है कि वो आपको बहुत दिन तक ट्रेन करे. तो ट्रेनिंग और लर्निंग हैज टू बी एट द कॉस्ट ऑफ, प्रोबेबली इन टुडेज वर्ल्ड इन इंडिया इट्स एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट. तो आई थिंक अगर हम इसको इंटीग्रेट करें अपने एजुकेशन के साथ, बीच में आया था ये प्रोग्राम कि आपने 2 साल का कोर्स 3 साल में कन्वर्ट कर लें, 1 साल आपने उसको इंडस्ट्रियल माइंडसेट से इंटीग्रेट किया, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. यू विल फाइंड, आई थिंक इवन डॉक्टर माशेलकर वाज टॉकिंग अबाउट दैट, लाइक if academic institutions and research labs, they take projects with a defined objectives of application and industrial and commercial application, that will be good. While I said that, doing basic research is equally important because all the applied research or applied development is based on a basic research. So we can always have the segments or the or the programs wherein it's entirely basic research, uninfluenced with the money, and there is another commercial research which is applied and linked to money. But it's time for us to be the winner, and it's a lot of scope, a lot of scope. सर, अब हम हमारे एक पॉडकास्ट में एक हमने सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम जनता के सवाल कहते हैं. बेसिकली हम पॉपुलर क्वेश्चन पूछते हैं और गेस्ट के व्यूज़ जानना चाहते हैं. और मैं सबसे पहला क्वेश्चन वही पूछूंगा, आपने कहा रॉकेट साइंस अपने कॉन्वर्सेशन में, और ये हम हमेशा सुनते हैं, तो ये रॉकेट साइंस है क्या? रॉकेट साइंस को आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब आपके नज़र में लग रहा है कि यार ये सिंपल सा डिसीजन है और इसको इतना सामने वाला इतना कंफ्यूज करके कहाँ घुस गया इसके अंदर, तो इसे क्या यार ये कौन सा रॉकेट साइंस है जो तुम इतना समय खराब कर रहे हो. आई थिंक मे बी यू कैन कोरिलेट इट विद द साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड. जी, आपने सर शुरू में ये भी कहा कि जो एब्सेंट माइंडेड वाली एक हमने बात की, सिनेमा में भी ऐसे ही दिखाते हैं कि साइंटिस्ट है तो सिक्लूडेड है. कितना मिथ है इसमें और कितनी सच्चाई है? एटलीस्ट कमर्शियल साइंस में नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, वरना तो आप एक उस दुनिया में चले जाएंगे जहाँ से दिक्कत होगी आपको बाद में. वन शुड हैव लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट ऑफ फन, एंड आई थिंक एवरी गुड साइंटिस्ट नोज हाउ टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द डे. So once you come back, you need half an hour to change your mindset. And I think I know a lot of people who have different hobbies and habits to transit from that thought
And we say, like, even today I practice, after 9:30 I don't see my phone. Because, and if there is anything challenging in the plant, then only calls can come. तो लंबे बाल करने से या ना चाय वो गिराने से नहीं टाइम scientist- चला गया। अब वो या तो फिर अब आप आर्किमिडीज ही बनिए, आप फेराडे बनिए, आप उस जमाने में, बट कॉर्पोरेट में नहीं। जी, आपने- कॉर्पोरेट में तो आपको पता होना चाहिए कि इफ यू पुट ऑन द जैकेट जी इट पेज यू। जी हाउ यू absolutely. से कमर्शियल, how scientist packages himself will decide how much salary he will get. जी So you have to package yourself well. In the lab, you may be dirty, but in the corporate or the boardroom, you need to dress up the Dress way up. people dress up there. ये- आपने बोला 9:30 के बाद आप फ़ोन नहीं उठाते, ये डिसिप्लिन जो है तो आ जाता है इस प्रोफेशन से ही। बट मोटिवेशन कैसे आती है इतने लंबे साइकिल में? आपने कहा 11 महीने तक एक ही प्रोजेक्ट में लगे रहे, फेल होते रहे, मोटिवेशन कैसे आती है? I think it's the environment under which you are working and the people, the leadership who keep you motivated. You can work long. And of course, there is a basic training. When you do PhD or a regular research work for leading to your degree, that time this is the teaching that your experiments will fail. And the good part is how much you learn from your failure. Every experiment has failed, that's fine. But if you learn and progress, and what? Your job is you are being trained to fail in your experiments. तो डॉक्टर साहब आपने बाय हुक बाय क्रुक डॉक्टर लिख लिया। True. इसके कुछ नुकसान भी थे। नहीं, नुकसान तो नहीं है, लेकिन पहले तो घर में ही थोड़ी रेजिस्टेंस थी। मेरी बड़ी सिस्टर बोलती थी, हमने 8 साल पढ़ाई करी तो मैंने डॉक्टरेट लिखी, तुम्हें तो कम पढ़ाई में। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने भी उसको गिना दिए कि भाई मैंने भी अच्छे खासे साल खराब किए और या स्पेंड किए। से आई थिंक ऑन इमोशनल सेंस राइटिंग डॉक्टर एज ए प्रीफिक्स गिव्स यू प्राइड। और मतलब मेरे कॉन्टेक्स्ट में तो मैं तो कॉम्पीट ही कर रहा था डॉक्टरों से घर में। लेकिन इसके नुकसान तो कहीं नहीं है। मैं एक आदत अब ये मैंने कर ली है कि कहीं भी जाता हूँ, अगर ये बोलता हूँ मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल है, तो मैं बोलता हूँ आई एम ए नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। बट ये भी सच है कि शायद ये एक कंफ्यूजिंग टाइटल है। तो लेकिन आई थिंक हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है और आपने इतने साल गुजारे हैं, तो आपको लगता है मैं क्यों वंचित रहूं डॉक्टर लिखने से। बट अदरवाइज आई हैव सीन पीपल राइटिंग देयर नेम एंड देन PhD. Okay. माने आई थिंक दैट साउंड्स More logical. मोर लॉजिकल। बट अच्छा, जैसे हमने सोसाइटी की बात की, हमारी सोसाइटी में एक और एक नॉर्म है, क्या उसे अच्छा बुरा क्या कहें, कि साइंस जिस स्टूडेंट ने ली, जिस बच्चे ने साइंस लिया, वो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपको लगता है ऐसा है? No. Intelligence is nothing to do with the subject. जो आदमी आपको मैं बताता हूँ, जो आदमी मेरे R&D सेंटर में हाइजीन मैनेज करता था, he was a more brilliant person than many people I have met. So anything you do smartly is intelligence. I chose science. I'm doing science. What's there? It's all routine, यार। कोई सब फलासी है कि वो साइंटिस्ट है, कोई तोप है, R&D है तो कोई तोप है। दुनिया हर आदमी पैसे बनाने के लिए कंपनी में, हर आदमी अपना रोल डिफाइन कर रहा है, उसी रोल के मुताबिक वो काम कर रहा है। एवरीवन हैज टू बी गिवन रिस्पेक्ट। थोड़ा साइंटिस्ट का माइंडसेट अलग होता है, तो आप उसको थोड़ा अलग परिभाषा में बात करते हैं जी। ओके भाई। आप उसको थोड़ा जोर से बोलेंगे तो थोड़ा घबरा जाता है उसको, माने ही इज यूज्ड टू ऑफ लिसनिंग अ लिटिल पॉलिश्ड लैंग्वेज। दैट्स ऑल। दैट्स साइंस वाइंस के आजकल तो कमर्शियल वालों का जमाना है। जिसने बीकॉम किया वो इंटेलिजेंट है। तो हम अपने आखिरी क्वेश्चन में आते हैं, और जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आप ही की पिक्चर है, जो मैंने आपके साथ इतना लंबा काम किया है। तो क्या लगता है कि साइंस इटसेल्फ इज़ अ रिलीजन? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब भी मेरा आपका प्रीवियस इंटरेक्शन रहा है, आपने कहा कि नहीं आपको, और जैसे आपने अभी जस्ट कहा कि आपको R&D से डील करने के लिए, साइंटिस्ट से डील करने के लिए, यू हैव टू बी लिटिल डिफरेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम डिफरेंटली।
तो क्या ये साइंस अपने आप में या ये कम्युनिटी अपने आप में एक सेपरेट रिलीजन फॉलो करती? कह भी सकते हो। एक तरीके से क्या होता है कि थोड़ा ये कम्युनिटी अलग तो होती है और अलग माइंडसेट से ऑपरेट करती है। साइंस इज ए रिलीजन, आई डोंट नो, मैं इतना गूढ़ ध्यान तो दिया नहीं, बट इट्स ए लिटिल डिफरेंट कम्युनिटी. You have to handle it with care. You have to write that sticker of called fragile if you want them to be productive. आप डांट डूट के पीट पाट के कुछ भी करा लीजिए, आपको लग रहा है आपने करा लिया. माने एक लीडर ऐसा मान सकता है कि मैंने डांट के अपने साइंटिस्ट से काम करा लिया, लेकिन ऐसा है नहीं. सो ये थे डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, कैंडिड अनफिल्टर्ड फॉर अस. आई thoroughly enjoyed this discussion. In case you want such discussions in future also, write to us. Do like, share and subscribe. Thank you so much.